हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग डी एंड एफ ब्लॉक के आगे के लेक्चर्स कंप्लीट कर ही लिए होंगे। तो आज से बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बराबर है, नया टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस साल की एग्जाम के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सिलेबस में से निकाल चुके हैं तो आप उसको भले ना करें, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज इफ यू डिस्कस द कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज JEE और नीट एग्जाम, बराबर है, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। इस टॉपिक के बाद हम लोग वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे जिसके अंदर मैं आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी करवाने वाला हूँ। बराबर है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अब हमने ये डेफिनेशन तो बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, बराबर, या तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सो बेसिकली द नेट न्यूमेरिकल चार्ज असाइन टू द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स कंबाइंड स्टेट। बराबर, नेट न्यूमेरिकल चार्ज का मतलब क्या मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि NaCl, सिंपल सा कंपाउंड है NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको -1 दे दिया, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको +1 दे दिया। तो ये जो +1 और -1 हम लोग असाइन करते हैं बेसिकली बेटा, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है तो उसके अंदर ध्यान दीजिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि विथ एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का ये एलिमेंट का नेचर है बेटा। बराबर है, तो एक्सेप्शन है कुछ एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट क्या है कि दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेटेस्ट टेक वन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि Fe की, तो Fe मेरे को Fe+2 और Fe+3 भी देता है, तो ये वेरिएशन हुआ ना। अच्छा, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि n-1d and ns ऑर्बिटल इन द एटम्स ऑफ d ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे करूंगा कि भाई 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल, बराबर। तो इन दोनों में एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत ही कम है। आपको मालूम होना चाहिए कि एनर्जी लेवल जो है वो n+l रूल से ढूंढा जाता है। तो 4+0 यानी इसकी वैल्यू 4 आएगी, और 3+2 यानी इसकी वैल्यू 5 आएगी। द वैल्यू ऑफ 3d ऑर्बिटल इज हायर देन द 4s ऑर्बिटल, सो दैट इज द पॉइंट नंबर 1। बराबर। आफ्टर रिमूविंग s इलेक्ट्रॉन द रिमाइंडर इज कॉल्ड कर्नल, यानी s इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4s में से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग कर्नल कहते हैं, या तो कैटायन। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कर्नल क्या है बेटा, तो अनस्टेबल है, इसलिए वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा 3D में से। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी की वजह से हमें ज्यादा अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। सो दैट इज आवर सेकंड पॉइंट। तो ये हमारे दोनों पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 एंड 2, लेकिन ये एक ही पॉइंट हुआ जिसके ये सब पॉइंट है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2। All elements or transition elements show the variable oxidation state except last element in each series। each series की बात करते हैं, वहां तक क्या है कि कौन सी बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी जिंक, सेकंड में आएगा कैडमियम, थर्ड में आएगा मर्क्यूरी। लास्ट वाला एलिमेंट है वो ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, लेकिन अगर बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाए तो वो अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। Let us next point discuss minimum oxidation state is equal to total number of electron in 4s lost। तो आप देखिए बेटा, मैं अगर एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ मैंगनीज का, तो मैंगनीज का जो स्टेट है वो कौन सा है, एक है Mn+2 जो हमने देखा हुआ है, तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या हुआ, Mn में से Mn+2 कैसे बना, मैंगनीज का जो नंबर होता है वो होता है 25, यानी कि आर्गन 3d5 एंड 4s2। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो लिखा है ना कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 4s लॉस्ट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, 4s के इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो जाएंगे और 3d के इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो जाएंगे, टोटल वो रहेगा आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं KMnO4 लेता हूं तो आपने रेडॉक्स में पढ़ा ही होगा कि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
तो ये +7 का मतलब क्या हुआ, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग गिन ले तो हो जाता है ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s एज वेल एज 3D ऑर्बिटल। तो थर्ड पॉइंट इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बराबर। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें है पॉइंट नंबर 4, बराबर। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया हुआ है, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया वही चीज़ है। फोर्थ नंबर में है द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज शोन बाय रुथेनियम एंड ऑस्मियम +8। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन गुजकेट एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो ये नॉलेज बेस्ड कंटेंट है जिसको आपको याद रखना है बेटा। Across the period, oxidation state increase and it is maximum at the center। तो आप देखो स्कैंडियम से आप आगे जाओगे, स्कैंडियम, वेनेडियम, बराबर, STBCR, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, बराबर, ये सारे। तो मिड में जो आता है एलिमेंट मैंगनीज, वहां पर इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है एट द मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज इवन इट इफ एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीजेस। यानी कि बेटा ये कहना चाहते हैं स्कैंडियम से जब मैंगनीज लगाते हो सेंटर में तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाता है मैक्सिमम, देन इट विल बी डिक्रीजेस। The element which shown the highest oxidation state occur in the middle or near the middle of the series and then decrease। तो ये हमारा एक पॉइंट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में वो हमें याद रखना है। ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मेटल कार्बोनिल का मतलब ये रहा NiCO4। मेटल कार्बोनिल का मतलब जब कभी भी कोई मेटल सीधा कार्बन के साथ CO यानी कार्बन मोनोक्साइड, तो उसमें से कार्बन के साथ जब कोई मेटल बॉन्ड बनाता है तो उसको कहा जाता है मेटल कार्बोनिल, या तो दूसरा कहा जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बराबर। तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, जीरो। आप खुद ही सोचो ना, NaCO4 तो निकल का X एज्यूम कर लो, तो 4 इंटू CO का तो कोई चार्ज होता नहीं बेटा, तो वो जीरो हो जाएगा। एंड दैट्स वाई इन दैट केस निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा जीरो, बराबर। चलिए, तो मेटल कार्बोनिल में ये एक ही एग्जाम्पल है ऐसा नहीं है, मेटल कार्बोनिल में बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें से एक है FeCO5, ये भी है आयन पेंटा कार्बोनिल, बराबर। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 इज मोस्टली आयोनिक एंड द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्टली कोवेलेंट। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बता दिया बेटा कि ऐसे कंपाउंड में बॉन्डिंग होना जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या तो +3 हो, उसमें कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं। और यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयोनिक कंपाउंड एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड, इस तरह से याद कर लो। 8 पॉइंट है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर हम लोग टाइटेनियम की बात करें, बराबर है, तो टाइटेनियम जो है, मैंगनीज है, आयन है, ये सब कैसे स्टेबिलिटी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। अगर हम लोग टाइटेनियम की बात करेंगे तो आप देखो, मैं तुम्हें पहले एक चीज़ बता दूं, डी ब्लॉक एलिमेंट में D0, D5 और D10 यानी हाफ फिल ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की, तो टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम का अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो 3D0 हो जाएगा, और टाइटेनियम का अगर +3 है तो उसमें रहेगा 3D1। मैंने अभी बोला कि D0 इज मोर स्टेबल, इसलिए D0 वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंगनीज की बात करेंगे बेटा, तो मैंगनीज में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगनीज में यहाँ पर +2 में 3D5 है, यहाँ पर +3 में 3D4 है, तो D5 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू D4। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल, कि भाई क्या होता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। Cu+2 is more stable than Cu+1 even when Cu+1 is 3D। देखो Cu+1 में 3D 10 है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो स्टेबल होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी Cu+1 जो है उसकी कंपैरिजन में Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसके पीछे का रीज़न है हीट ऑफ हाइड्रेशन।
क्योंकि CuSO जब आप पढ़ते हो बेटा तो उसके अंदर कॉपर +2 होता है और उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट का एक छोटा सा टेबल है, जो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो और उसके बाद लर्न भी कर सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ पोटेंशियल को मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो 1.9 जो है हम लोग फिलहाल स्किप कर रहे हैं, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के इस साल 2021 के सिलेबस में से ये लोग निकाल चुके हैं। तो इसके बाद वाला टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। बराबर, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पहले अपनी ओर से आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये वाला जो कंटेंट है उसको आप एक्सप्लोर कीजिए, बाद में वो भी पढ़ लेना। चलिए, तो टॉपिक है हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स, बराबर, कौन कौन से एग्जांपल, कौन कौन से रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें कौन कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं। बराबर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयन एज अ कैटालिस्ट है, तो आयन ऑक्साइड भी यूज होता है। बराबर, और टेम्परेचर भी काफ़ी 673 या 683 रहता है, 200 एटमोस्फियर प्रेशर रहता है, तो बनता है 2 मोल्स ऑफ NH3। तो इस केस में इसको कहते हैं हेबर प्रोसेस। क्या कहेंगे बेटा? हेबर process. So many of the transition metals and their compounds are used as a catalyst. As for example, तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि हेबर प्रोसेस में आयन या तो आयन का ऑक्साइड यूज होता है। दूसरा मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड में से जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं तो उसमें एक कंपाउंड यूज होता है जिसका नाम है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। क्या कहते हैं? वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होता है। बराबर, अगर हमें यहाँ पर वेजिटेबल, बराबर है, क्या करना है, हमें हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करना है वेजिटेबल ऑयल में से, तो आप देख सकते हो, देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्या, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल इनटू फैट। बराबर, इसमें यूज होता है बेटा निकल। क्या यूज होता है? निकल। वेजिटेबल ऑयल को जब हम लोग उसमें कन्वर्ट करते हैं, बराबर, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में होता है निकल। तो हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। जितने भी रिएक्शन अब तक आपने पढ़े हुए हैं उसके अंदर सब यही रिएक्शंस यूज हो रहे हैं। बराबर है, तो ये आपको इनिशियली लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है बेटा। बराबर है, फिर एक और आएगा कि भाई जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट एस कोबाल्ट थोरियम इन द फिशर ड्रॉप प्रोसेस इन सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल बनाने के लिए भी बेटा कोबाल्ट थोरियम का जो है ना मिक्सचर ऐसे यूज होता है कैटालिस्ट। बराबर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। बराबर है, जैसे कि अगर आप लोग बनाते हो नाइट्रिक एसिड, बनाते हो HNO3 बनाते हो, तो नाइट्रिक एसिड के अंदर कौन सा प्रोसेस आता है? ऑसोल आइसोलेशन प्रोसेस। उसमें भी आप प्लेटिनम यूज करते हो। बराबर है, रोडियम यूज करते हो, ये सारे एलिमेंट्स यूज करते हो। आप बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस ले लेंगे, बराबर है, मान लो कि आपने पढ़ा था 11th में, तो याद करो कि बेंजीन का आप लोग क्या क्या करवा रहे थे। तो बेंजीन का मान लो कि क्लोरीनेशन करवा दिया, बराबर है, या तो ब्रोमिनेशन करवा दिया, तो उसके अंदर क्या यूज करते थे? FeCl3 ऐसा कैटालिस्ट यूज करते थे। बराबर, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें ये यूज होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये यूज होता है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमें क्या करना है? पॉइंट लिखने हैं। बराबर है, एक्सप्लेनेशन में हमें क्या करना है? पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ transition element are probably due to unpair electron, probably due to unpair electron या तो presence of unpair electron। unpair electron जो है
इसको हम लोग ऑल्टरनेटिव वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल बराबर है, ये लिख सकते हो आप। एंड हैंस possess capacity and hence possess capacity of absorb and re-emit, absorb and re-emit wide range of एनर्जी, वाइड रेंज ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसको एमिट करना, वो एक रहेगा बराबर है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिस मेक्स, ये क्यों ऐसा होता है, तो दिस मेक्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर, दिस मेक्स रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अवेलेबल बराबर। सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि कुछ केसेस के अंदर क्या होता है बेटा कि पहले मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा कि x, तो x एक रिएक्टेंट है बराबर, x क्या है, एक रिएक्टेंट है बराबर, प्लस मैंने लिख दिया कि कोई कैटालिस्ट, कोई कैटालिस्ट बराबर है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल है। अब एक्स और कैटालिस्ट यूज होकर कंबाइन होकर क्या बनेंगे, एक्स डॉट कैटालिस्ट, इसको मैंने नाम दिया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और ये कैसा होता है, अनस्टेबल, कैसा होता है, अनस्टेबल। इसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, जो आपने आगे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब जो एक्स डॉट कैटालिस्ट होता है वो करता क्या है, ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है बेटा, इंटरमीडिएट प्रोवाइड अ न्यू पाथ, intermediate provide a new part with a lower activation energy, the lower activation energy, so it get decomposed। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ y which is other reactant, y which is other reactant, तो क्या होगा, xy मिलेगा जो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और कैटालिस्ट हो जाएगा वापस अलग। कैटालिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना बाय डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं और इट विल बी प्रोसीड। तो देखो वैनेडियम जो है, वैनेडियम पेंटोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद सल्फर डाइऑक्साइड इट गिव्स वैनेडियम टेट्रोक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बराबर है। तो ये इसने कर दिया। अब ये जो V2O4 बन रहा है, V2O4 वो बेसिकली क्या है, एक्स डॉट कैटालिस्ट है। तो इसका जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ V2O5। तो ये दो स्टेप जो है उसमें क्या सीखा आपने, ये दो स्टेप के अंदर क्या सीखा, जरा ध्यान से पढ़ो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल हेल्प्स द रिएक्शन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट मे बी सीन फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में वैनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पहले क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था बेटा, +5, +5 से हुआ +4, यहाँ पर वापस +4 में से +5। सो दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड। फिर एक इक्वेशन ये भी था 2i माइनस प्लस H2O8 2 माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+3, तो क्या मिलता था, आयोडीन और 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। अब इसी रिएक्शन को अगर हम लोग माइक्रो लेवल पे देखें तो सबसे पहले Fe+3 जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, Fe+2 में विद द हेल्प ऑफ आयोडाइड आयन बराबर है। और उसके बाद वही जो Fe+2 है एज अ कैटालिस्ट जो यूज हुआ था फर्स्ट टाइम में, वो नेक्स्ट H2O8 माइनस में रिएक्शन में प्रोसीड करके क्या बना देगा, 2 मोल्स ऑफ Fe+3 यानी वो तो वापस, और हमें मिलेगा 2 मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस। तो ये दोनों इक्वेशन क्या प्रोसीड करेंगे, ये इसको एक्सप्लेन कर दे बेटा कि भाई कोई भी जो कैटालिस्ट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट with varying oxidation state क्या करेगा, may form intermediate compound which is unstable, again it will be decomposed into the product and the catalyst will be back in our hand. So that's how, this is the reason why the transition element used as a catalyst. तीसरा रीजन ये है, in a number of cases transition metal क्या करता है, provides a suitable large surface area, large
सरफेस एरिया। अगर आपने आगे पढ़ा हुआ है तो जैसा सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। विथ फ्री वैलेंसी, विथ फ्री वैलेंसी, ओके, on which reactant, on which reactants are adsorbed, मतलब रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट concentration of reactant on the surface of catalyst increases, hence the rate of reaction increases। रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से इंक्रीज होता है। तो ये कुछ कैटालिस्ट की बातें थी जो हमने पढ़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या आ रहा है, तो आप देखिए कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी में क्या क्या याद रखने वाले पॉइंट्स है। चलिए, तो सबसे पहले दे पोजेस द वेरिएशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहला पॉइंट है आपका। उसके बाद दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू बी एड्सॉर्ब, मतलब यहाँ पर एड्सॉर्ब आना चाहिए। अच्छा, मैंने जितना टॉपिक आगे करवाया हुआ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। कौन सा कैटालिस्ट किस में यूज होता है, तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, इट इज कॉल्ड जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज इन अ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन। तो ये फर्स्ट। वैनेडियम पेंटोक्साइड कैटालिस्ट होगा तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए काम में आएगा। Fe ऐसे कैटालिस्ट होगा तो हेबर बॉश प्रोसेस के अंदर काम में आएगा, जो अभी अभी हमने देखा था। पैलेडियम डाइक्लोराइड बेसिकली वैकअप प्रोसेस, तो फॉर इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग। पैलेडियम जो है बेटा वो हाइड्रोजनेशन ऑफ आल्कीन है, आल्काइन भी हाइड्रोजनेशन हो सकता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपने वहाँ पर पढ़ा ही होगा कि CH2 प्लस CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ये हाइड्रोजनेशन होता है तो क्या मिल जाता है, इथेन। इसी तरह से अगर हमारे पास इथाइन हो, बराबर, और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो भी क्या मिलेगा, इथेन। तो ये पॉइंट वो है। प्लेटिनम, और ये जो है एडम्स कैटालिस्ट फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन, ये यूज होता है। प्लेटिनम यूज होता है कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर क्लीन करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स। प्लेटिनम रोडियम ऑस्वाल्ड प्रोसेस में एमोनिया में से एनो बनाने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। कॉपर जो होता है बेटा दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में था, याद करो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने आपको करवाया हुआ है कि भैया CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन डिहाइड्रोजनेशन होता है और क्या मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 और क्या मिलता था, CHO, CH3CHO, CH3CHO, क्योंकि ऑक्सीडेशन में तो क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3CHO। बिल्कुल सही, ये हाइड्रोजन गया ना तो CH3CHO मिलेगा, बराबर। इसी तरह से अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो भी अल्डिहाइड, टर्शरी अल्कोहल में वहां पर क्या मिल जाता है, अल्कीन। चलिए, तो आज यहाँ तक हम लोग रखते हैं, ये लेक्चर यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद हम लोग करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।